ओके, चलो ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखने जा रहे हैं, पहले हमने सबसे पहले देखा लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, दूसरा जो हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है, कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब हम देखने जा रहे हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले मतलब कि क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, कि मैटर जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एक्चुअली मैटर, क्या होता है? Matter is anything that occupies space. ओके, ठीक है, मैटर इज Which has Matter mass. is anything that has mass and occupies space. ठीक है, तो मैटर वो चीज होती है जिसके पास मास होता है या फिर जिसके पास स्पेस होती है, मतलब वॉल्यूम होता है। तो मैटर कितने टाइप्स के होते हैं ये मुझे बता दो। Three types. Three types. Four types. What are they? Three types. Solid, liquid, gas. Solid, liquid, gases. ठीक है, तो मैटर 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि आप आसपास देख सकते हो। लेकिन अदरवाइज मैटर 5 टाइप्स के होते हैं। एक होती है बोस आइंस्टाइन स्टेट भी होती है, और एक और आपकी होती है दैट इज Plasma. 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 सिंपली प्लाज्मा। तो 3 टाइप की मैटर होती है। अब डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एटम को डिस्कवर कैसे करा था, उन्हें कैसे पता चला कि सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो एटम होती है। ठीक है, तो हम तो एक्चुअली जो भी चीज़ें देखते हैं वो तो या तो सॉलिड में होती है या लिक्विड में होती है या गैस में होती है। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने मतलब कि क्या करा है, उन्होंने खोज करा कि मतलब कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है। उन्होंने सॉलिड लिया, सॉलिड को ब्रेक करा, लिक्विड लिया, लिक्विड के और छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए, उन्होंने गैशियस पार्टिकल लिए, उन्होंने उसको भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दिए। तो उन्हें ये पता पड़ा कि सबसे जो टाइनी पार्टिकल होता है जब वो डिवाइड करते गए, ठीक है, तो उन्हें पता चला कि सबसे जो छोटी चीज होती है दैट इज योर एटम। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स आर एटम। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट इज एटम। और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने ये भी कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल। ठीक है, इसको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा और कुछ भी नहीं है। एंड इट कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, जैसे सोडियम का आपका मेटल है, सोडियम का आपका एटम अगर है तो वो आपने क्रिएट नहीं करा है और आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो किसी चीज से। सिंपली मतलब कि वो एटम है तो वो है। ठीक है, ना तो आप उसको बना सकते हो कि आपने कुछ जैसी चीज कर ली। ठीक है, आपने क्या करा, क्लोरीन लिया और हाइड्रोजन लिया, दोनों को मिक्स करा और सोडियम बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो मेटल को। ओके, थर्ड पॉइंट, atom of a given element are similar in mass and properties। इसका मतलब ये होता है जैसे कि अगर आपका सोडियम का मेटल है, ठीक है, सोडियम का अगर आपका एलिमेंट है तो जितने भी दुनिया में सोडियम के एलिमेंट होंगे, एटम होंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ आप जा रहे हो, शायद जयपुर जा रहे हो, ठीक है, जयपुर में आपको दिखा, किसी ने कहा ये सोडियम है, आपने कहा अच्छा ये सोडियम का एटम है, तो उसके मतलब कि मास भी सेम होता है, एटॉमिक मास, और उनकी प्रॉपर्टी जो होती है दुनिया में कहीं भी, यूनिवर्स में कहीं भी, इस सोडियम एटम की प्रॉपर्टीज विल बी सेम। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि दूसरी सिटी में गए और मतलब कि इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई सिंपली। तो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सेम मास। फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। तो ये हमने कहा जैसे कि सोडियम का आपका एटम है, एक एटम ले लिया हमने क्लोरीन का, तो दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दोनों के मास अलग है और दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे हो गया आपका HCl, ठीक है, आपने लिया H और Cl। अब हाइड्रोजन का मास डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट है, क्लोरीन की भी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और मास भी उसका डिफरेंट है।
तो अलग अलग एटम्स के क्या होते हैं, अलग अलग मास होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है सिंपली। ओके, लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट। एटम कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। वी नो दैट एटम कंबाइन होते हैं तो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा H2 प्लस O आपस में कंबाइन होता है तो हमको मिलता है H2O। तो वो क्या होता है, अभी हमने जस्ट एक रेशियो देखा था कि ये 1:8 में कंबाइन होते हैं टू गिव वाटर। तो यही एटम क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। लास्ट पॉइंट, इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड में, ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि अगर हाइड्रोजन जब बन रहा था, सॉरी जब वाटर आपका बन रहा था H2O, ठीक है, उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था। तो मतलब कि ये भी एक कांस्टेंट नंबर होता है कि 2 हाइड्रोजन ही कंबाइन होंगे 1 ऑक्सीजन के साथ, तभी आपका बनेगा वाटर। ठीक है, तो ये एक नंबर, रिलेटिव नंबर कांस्टेंट होते हैं। हमेशा 2 हाइड्रोजन ही आपस में रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ टू गिव यू वाटर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 हाइड्रोजन आ गए कि चलो हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और वाटर बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इनका प्रपोर्शन फिक्स होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 होंगे ऑक्सीजन 1 होगा तभी रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो 2 होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा, ठीक है, तभी मतलब कि H2O बनेगा आपका कंपाउंड सिंपली। ओके, क्लियर। ये डाल्टन की 6 पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। आप जब इसके नोट्स बनाओगे इस चैप्टर के तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार आपको बस लिखना पड़ेगा और आपको चीज़ें अपने आप आ जाएगी। तो डाल्टन ने मतलब जो एटॉमिक थ्योरी लिखी थी उसने ये सोचा था एटम ऐसा होगा और उन्होंने उन चीज़ों को ऐसा लिख दिया और मतलब कि फिर हमें पता पड़ा, उन्होंने दुनिया को बताया कि एटम सबसे छोटा होता है और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि उनका मतलब कि कंबाइन करने की अलग टेंडेंसी है, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब कि एक एलिमेंट अगर है, ठीक है, आपने कोई एलिमेंट लिया जैसे सोडियम लिया या फिर मैग्नीशियम लिया आपने, तो मैग्नीशियम का हर जगह एटॉमिक मास सेम होगा और उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। अगर अलग अलग एलिमेंट है जैसा सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो इन दोनों के क्या होंगे, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी और मास भी डिफरेंट होगी। एटम कंबाइन होंगे एक रेशियो में टू फॉर्म कंपाउंड्स और मतलब कि इनका नंबरिंग भी सेम होती है कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो मतलब कि ये एक सेम कांस्टेंट होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा तभी वाटर आपका बन पाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, फिर अब हम देख लेते हैं एटम एक्चुअली होता क्या है, थोड़े से एटम के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब एटम हमें पता पड़ गया है, डाल्टन ने हमें बता दिया कि एटम एक्चुअली होता क्या है। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट दैट में अकर, that may or may not exist independently and retains all its chemical property। तो एटम क्या हो सकता है, अकेला भी रह सकता है या फिर कंबाइन फॉर्म में भी रह सकता है या मॉलिक्यूल फॉर्म में रह सकता है या कंपाउंड फॉर्म में रह सकता है सिंपली। तो मतलब कि ये क्या कर सकता है, कैसे भी मतलब कि ये रिएक्शन कर लेते हैं और जब ये कंपाउंड बन जा रहे हैं, मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, तो मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल भी रहती है या फिर ये इनकी प्रॉपर्टीज चेंज भी हो जाती है। कैसे होती है वो हम देखते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन। ठीक है, तो मतलब कि आप जितना छोटा से छोटा भी अगर सोच सकते हो, जैसे कि आपने एक पॉइंट लगाया कॉपी में, ठीक है, ये उस पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि एटम का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, तो जैसे कि एटम का रेडियस हम मेजर जो करते हैं वो नैनोमीटर में करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -9 मतलब ये आपका वही अभी हमने ग्रेविटेशन खत्म करा था कि 0.000000000 कितने जीरो हो गए, 1 2 3 1 2 3, एक और लेना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ पर 1 आ गया और 1 मीटर,
इतना छोटा मतलब कि इसका रेडियस होता है इसके एटम का। अब सबसे छोटा जो एटम है जैसे कि वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का देखो आप एटॉमिक रेडियस कितना होता है 10⁻⁻10 और छोटा। वाटर का जो होता है, जब वो वाटर का जैसे मॉलिक्यूल बन गया है तो उसका जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, अकेले रहते हैं या फिर कंबाइन हो जाते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन का एक एटम था, वो नाइट्रोजन से कंबाइन हो गया तो वो उसने बना दी नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन का एक एटम था, उसने दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया तो बन गया ऑक्सीजन गैस, O2 मॉलिक्यूल बन गया। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया, ये भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो कि आर्गन है, नियॉन है, जिनॉन है, क्रिप्टोन है और हीलियम है। ये क्या करते हैं, इनके एटम जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये आपस में मतलब कि किसी से कंबाइन नहीं होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में मतलब कि होते हैं, मतलब कि अकेले ही घूमते हैं, किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होते हैं। ओके, देन जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया, H2 मॉलिक्यूल बना लिया। यहाँ पर CH4 आपको दिख रहा होगा, तो CH4 भी मतलब कि कंबाइन हो गया। ठीक है, तो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं। ओके, वन मोर थिंग, जैसे कि यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, यहाँ कार्बन थी। ठीक है, कार्बन के एटम की कुछ प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टी है, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी है। लेकिन जब ये CO2 बन गया, ठीक है, एक मतलब मॉलिक्यूल बन गया CO2, तो इसकी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं हो कि इसमें कार्बन की प्रॉपर्टी हो, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, इनकी CO2 की प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट भी हो सकती है, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी टू। ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ डाल्टन में और एटम जो हमने पढ़ा उसमें, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. चलो लेट्स मूव ऑन, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, अब एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आधे मेटल्स को हम क्या करते हैं, वन लेटर से शो कर देते हैं। जैसे सोडियम के लिए हम लिखते हैं Na, या फिर जैसे हो गया आपका नाइट्रोजन के लिए आप लिखते हो N। आधे जो सिंबल्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 लेटर से, जैसे कि हो गया आपका कैल्शियम, ब्रोमियम, तो हम उसका सिंबल जो भी यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। इस सिंबल में एक्चुअली जो पहला लेटर होता है, ठीक है, हम आपको ये याद रखना है कि पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो हर जितने भी है पहला लेटर वे कैपिटल, और उसके बाद स्मॉल लेटर सिंपली यूज करते हैं, ये कैपिटल, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल। सिंबल हम एक्चुअली हम बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जब बहुत सारी रिएक्शन लिखेंगे तो हम सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, और जब हम मतलब कि बार बार अगर आपको एल्यूमिनियम लिखना पड़े इतना बड़ा, ठीक है, आपको इतना पूरा अगर लिखना पड़े तो कितना टाइम वेस्ट होगा, तो सिंपली हम एल्यूमिनियम का एक सिंबल लिख देंगे जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ ये एल्यूमिनियम है। ओके, अब हम सिंबल्स देख लेते हैं किसके क्या होते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम है तो इसका सिंबल होता है इसके आगे के 2 लेटर्स, एल्यूमिनियम का Al। आर्गन के क्या क्या सिंबल होता है, तो Ar होता है इसके आगे के लेटर। बेरियम का क्या होता है, तो आगे के 2 लेटर्स। वैसे ही हो गया आपका बोरोन, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का आपका सिर्फ कार्बन, क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं Cl। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यूज करते हैं N, ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं O, पोटेशियम के लिए यूज करते हैं K, सिलिकॉन के लिए यूज करते हैं Si। सिल्वर के लिए आप याद रखना, हमेशा दिक्कत मत कर देना, सिलिकॉन एक्चुअली क्या है, Si आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सिलिकॉन में वो यूज हो चुका है। तो सिल्वर के लिए हम यूज करते हैं Ag, सोडियम के लिए आप यूज करते हो Na, सल्फर के लिए हम यूज करते हैं S, यूरेनियम के लिए आप यूज करते हो U, कॉपर के लिए आप यूज करते हो, ये कॉपर के लिए नीचे लिख रखा है कॉपर, फ्लोरीन के लिए F, गोल्ड के लिए हम यूज करते हैं Au। ठीक है, सिंबल्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि इसका क्या सिंबल है। हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं H, आयोडीन के लिए I, आयरन के लिए Fe,
लेड के लिए आपके पीबी, मैग्नीशियम के लिए mg। आपके मतलब कि जैसे कि टोटल देखा जाए अगर तो 119 117 टोटल एलिमेंट्स होते हैं, और आधे अभी ऐसे हैं जिनके लिए स्पेस छोड़ी हुई है पीरियोडिक टेबल में कि अभी और एलिमेंट हैं जो कि डिस्कवर होना बाकी हैं। चलो ठीक है, सिंबल्स हमने देख लिए, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एटॉमिक मास। अब हम सबसे पहले हम एटॉमिक मास देख लेते हैं, फिर हम इसका देखेंगे कि ये एक्चुअली कहाँ से आया। तो हर एलिमेंट जितना भी होता है उनका होता है एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन है, हमें पता है कि एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 होता है। कार्बन है, एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 होता है। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 14 होता है। ऑक्सीजन जो है, मतलब सिंगल एटम की बात कर रहे हैं हम, सिंगल, ठीक है, O1 होगा, N1 होगा, सिंगल एटम की। सोडियम जो है उसका 23 है। मैग्नीशियम जो है बच्चों उसका 24 होता है। एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक मास 27 है। कैल्शियम का है 40, क्लोरीन का है आपका 35.5, सल्फर का जो होता है बच्चों आपका होता है 32, ऑक्सीजन का डबल, सिंपली। ओके, ये एटॉमिक मास होते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मली जो याद रखने पड़ते हैं वो मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में बता दिया है। बाकी सारे अगर आपके इसके अलावा आ जाएंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन रहेगा कि इसका एटॉमिक मास इतना है। अदरवाइज आपको इतने एलिमेंट का एटॉमिक मास तो याद करना ही करना है, ठीक है। एटॉमिक मास होता क्या है बच्चों, तो एटम का मास, एक एटम का जितना भी मास होता है वो होता है आपका एटॉमिक मास। ओके तन्वी, rejoin if you are not able to see the screen. ओके आना। ओके, एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटम एक्चुअली क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज में होते हैं। उसका मास जो होगा वो भी बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होगा। मतलब कि हम मान लेते हैं 10 की पावर कुछ -23 या -19 ग्राम या केजी में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। तो एटम्स का जो एटॉमिक मास फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने क्या करा, हमने एक स्टैंडर्ड एटम बनाया है, ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड एटम बनाया है। जैसे हमने ले लिया कार्बन 12, ठीक है, कार्बन एक 12 करके आइसोटॉप होता है, 12 आइसोटॉप। वो कार्बन आपने एटम लिया, ठीक है, उसका एटॉमिक मास था 12U। तो आप जिस भी एटम को आप कंपेयर कर रहे थे, आपने उसको क्या कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया, 1/12 पार्ट ऑफ दिस कार्बन एटम। तो जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना चाहते हो 1 कैसे आया, तो हमने क्या करा, 1 को 1/12 मास ऑफ कार्बन का जितना मास आ रहा था उससे डिवाइड कर दिया। उसके बाद मतलब कि आपको मिल जाएंगे एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इतना छोटा वजन करने वाली डिवाइस अभी तक नहीं बनी है। ओके, तो इसलिए कंपैरिजन हम यूज करते हैं कि हमें कार्बन के C12 का मास पता है, ठीक है, कार्बन एटम का आपको मास पता है, तो हम उसको 1/12 से पहले डिवाइड करते हैं और कार्बन का जो भी मास होगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो जैसे कि क्या करते हैं, चलो एक और बार व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले कार्बन का कुछ मास होगा, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/12 से, ठीक है। तो 1/12 जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद अब जो भी एटम है आपका, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो मास आ रहा है उससे पूरी इस टर्म को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास सिंपली, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक टर्म याद रखनी है कि क्या होता है जनरली, क्या एटॉमिक मास आप कैसे निकालते हो। तो हाइड्रोजन का जैसे एटॉमिक मास आपने निकाला, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो भी एक रिलेटिव मास हो रहा है, ठीक है, एक मास आ रहा है हाइड्रोजन का, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन, कार्बन एटम से सिंपली, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन का मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे इस पूरे से 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, तो इससे हमको मिल जाएगा सिंपली हाइड्रोजन का मास।
ओके, जब हमको सोडियम का मास फाइंड आउट करना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, सोडियम का मास लेंगे, ठीक है, तब हम लेंगे सोडियम का मास और उसको हम डिवाइड कर देंगे 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अगर हमको ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी हम ऑक्सीजन एटम का मास लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एटम है, ठीक है, वो बहुत छोटा है, तो उसका मास जो है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा छोटा है सिंपली, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेटिव मास लिया है। ये यहाँ पर जो हम चीजें कर रहे हैं दैट इज रिलेटिव मास। मतलब कि एग्जाम्पल जैसे कि हम यूज करते हैं, हम जनरली यू बोलते हैं 1 kg, ठीक है, 1 kg कुछ दे दो, 1 kg सब्जी दे दो या फिर 2 kg दे दो। अगर 1 kg से जो कम होता है उसको हम क्या कह देते हैं कि हमने आधा किलो दे दो, तो हम आधा किलो बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, रिलेटिव ले लिया उसको, आधा किलो दे दो, या फिर हम कहते हैं पाव भर दे दो, 0.25 kg दे दो, तो हमने क्या करा है 1 kg को स्टैंडर्ड मान लिया है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो एटम की टर्म्स में है वो है 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। अब 1 कार्बन एटम का जो मास होता है, लेट मी जस्ट पॉइंट आउट, 1.99 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगा, अप्रॉक्स इतना ही होता है, केजी में होता है ये मास, ठीक है। तो ये एक कार्बन एटम का ये मास इतना होता है। ओके, कार्बन को हमने क्यों लिया है, ठीक है, कार्बन हमने इसलिए लिया क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर आ रहा है, ठीक है, वो सबसे मिडल में आ रहा है, ठीक है, सबसे बीच में आ रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन पहले लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक्चुअली इतना छोटा था और इतना हल्का था, तो आप उससे किसी को मतलब कि कर ही नहीं पाए, मतलब कि रिलेटिव निकाल ही नहीं पाए। और जैसे कि सबसे बड़ा, अगर जैसे कि अगर आप गोल्ड या प्लेटिनम ले लेते हैं, गोल्ड या सिल्वर, तो उसका एटॉमिक मास इतना ज्यादा होता कि हाइड्रोजन का जब मास आप रिलेटिव मास निकालते तो वो कोई कुछ पॉइंट की टर्म्स में ही आता कि मतलब इतना टाइम्स ऑफ 1। तो हमने जब एक्चुअली कार्बन लिया ना, तभी मतलब कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 आया, ठीक है। एटॉमिक मास जब आपने कार्बन लिया तब मतलब कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 आ गया। तो 1 से मतलब कि चीजें स्टार्ट हो गई, थोड़ी इजी हो गई हमारे लिए, सिंपल हो गई, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन कार्बन। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हमने देख लिया है एटम, ठीक है, वी हैव सीन एटम। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल जब एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं इन अ फिक्स रेशियो, तो वो बन जाते हैं आपके मॉलिक्यूल सिंपली। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, थोड़ी सी टफ है लेकिन अब आपको इजी लगेगी। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन से कंबाइन होके नाइट्रोजन गैस बना लिया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया हाइड्रोजन गैस बना ली। तो ये हाइड्रोजन जो गैस बनी है आपकी H2 है, इसको आप कहोगे मॉलिक्यूल, क्योंकि इसकी ये कंपाउंड एक्चुअली जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली मतलब कि हाइड्रोजन जो है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन एटम आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन चाहता है कि वो किसी से रिएक्शन करे, तो वो हाइड्रोजन से ही जब रिएक्शन कर लेता है, तो हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल बन गया है आपका गैस का, ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो मोस्टली क्या चाहते हैं कि एटम्स कंबाइन होना चाहते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कुछ एटम्स होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कंबाइन होना, वो स्टेबल है ऑलरेडी। हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका स्टेबल नहीं था, तो वो हाइड्रोजन गैस बन के मॉलिक्यूल बन के स्टेबल हो गया सिंपली, ठीक है। ऑक्सीजन एटम भी सिंगली स्टेबल नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, O2 का फॉर्मेशन कर दिया, CO2 का फॉर्मेशन हो गया,
ठीक है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन N2 का फॉर्मेशन हो गया, ये स्टेबल हो गई। स्टेबल जैसे ही हो गई तो वो क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। क्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया, क्लोरीन ने क्लोरीन से मिल गया, CO2 का फॉर्मेशन हो गया आपका, NO2 का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मेशन हो गया आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया सिंपली। तो ये जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं बच्चों, तो ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ इनकी एक प्रॉपर्टी है, वो आप अलग से याद रखना कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more element that are held together by the attractive force। तो ये जो एटम्स होते हैं ये आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होती है जिसकी वजह से ये बाइंड रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस है आपकी H2 मॉलिक्यूल, वो आपस में कंबाइन जब हो जाते हैं ना, तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है, इसलिए वो कंबाइन हो जाते हैं। These forces are attractive in nature, इसीलिए वो एक दूसरे को आपस में क्लोज रख रखा है उन्होंने। ठीक है, तो एटम कैन कंबाइन विद द सेम एलिमेंट और दे कैन कंबाइन विद द डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल सिंपली। ओके, इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए, आस्क द डाउट, एनी डाउट? No, sir. No, sir. इजी लग रहा है? No, sir. Okay, Man, are you talking about which formula? No, sir, I came to know it. Okay, let's move on. Okay, here we are seeing molecule of a element. Molecule of a element contains atom of the same element। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था एटम्स ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, सॉरी ओके, जो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, वो सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और मतलब कि वो दूसरे एटम्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें लिखिए कि पहले वाला तो जो था तो उसमें मतलब कि सेम एटम ही हो सकते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ आर्गन। तो आर्गन जो आपकी गैस होती है उसमें सारे जो आपके मतलब कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि आप मान लो कि ये एटम है आर्गन के, आपने एक सब्सटेंस ले लिया, आप इसको जब चेक कर रहे हो ना, तो इसमें मतलब कि जितने भी एटम होंगे सब आर्गन के होंगे और सबकी सेम प्रॉपर्टी होगी। दूसरा देखते हैं हम कि मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो जाते हैं, जैसे कि मतलब कि आपका H है और O है, ये आपस में कंबाइन हो गए, H2O बनाया, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाइड्रोजन से भी डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन से भी डिफरेंट होती है। ओके, इसके बाद एक जो टॉपिक आपको पूछते हैं जिसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दैट इज एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी, ओके, एटम क्या है यार, एटॉमिक सिटी, क्या बोलें यार इसको, मेरे को नाम बोलते ही नहीं आ रहा है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा आज। Atomicity. ठीक है, मेरा एटॉमिसिटी, ओके। ओके, तो यहाँ पर इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट। तो एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, इसको कहते हो आप एटॉमिसिटी सिंपली। अब जैसे आर्गन है, आर्गन में जितने भी एटम हैं, ठीक है, वो सब एटम आर्गन के ही हैं, तो एटॉमिसिटी जो होती है वो हो जाएगी 1। अगर 1 एटॉमिसिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। हीलियम जो होती है वो भी सेम ऐसी ही होती है, ये हीलियम के जितने भी पार्टिकल्स एटम्स हैं वो हीलियम के ही होते हैं। तो यहाँ पर भी हो गया आपका सिंपली मोनो एटॉमिक, एटॉमिसिटी 1। अब ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, तो इसलिए एटॉमिसिटी हो जाएगी 2 डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन भी आपका हो जाएगा 2H2, N2 भी हो जाएगा आपका 2। अगर एटॉमिसिटी आपसे पूछे तो 1 2 3 4 हो सकती है, या फिर सिंपली आपको पूछ सकते हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा ही हो तो जैसे कि यहाँ पर सल्फर है,
सल्फर क्या करता है, 8 सल्फर आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, 8 सल्फर आपस में कंबाइन होते हैं, फिर वो बनाते हैं S8। तो यहाँ पर मतलब कि जैसे एटॉमिसिटी पूछ ली आपसे, तो यहाँ पर मतलब 3 से ज्यादा है, ठीक है, 3 से ज्यादा अगर हो तो हम सिंपली उसको बोल देते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, बहुत सारे मतलब कि एटम्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो फिर थोड़े से और देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन है Cl2, आप डायरेक्टली देख सकते हो Cl2 में 2 एटम होंगे तो डायटोमिक। फॉस्फोरस में क्या होता है P4, ठीक है, एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से कंबाइन होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों आपका 4, ठीक है, इसकी मतलब कि जो हो जाएगी एटॉमिसिटी वो 4 हो जाएगी। सोडियम मतलब कि सिंगल आपका प्रेजेंट रहता है, सोडियम के जितने भी एटम्स है वो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइन नहीं होते हैं किसी से। सारे एटम जितने भी होंगे एक एलिमेंट में, जैसे कि आपने एक सोडियम का इतना बड़ा पत्थर अगर ले लिया, ठीक है, इतना बड़ा अगर आपने पत्थर ले लिया, उसमें जब आप चेक कर रहे हो तो सारे एटम्स जो हैं दैट इज ऑफ सोडियम, ठीक है। तो मोनो एटॉमिसिटी जब हम चेक करेंगे तो 1 आ जाएगी, आयरन की भी 1 हो जाएगी और एल्यूमिनियम की भी 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम की कोई अगर बार हम ले, ठीक है, एल्यूमिनियम की हमने कोई बार ले ली, ये ठीक है, रॉड ले लिया एल्यूमिनियम की, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जूम करके देख रहे हैं, इसको हम करके देखते हैं जूम, ठीक है। यहाँ से छोटा सा एक सेक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिया छोटा सा सेक्शन, इसको हम जूम कर रहे हैं, इसको जब हमने जूम करा हमें एक्चुअली एक चीज दिखी, अरे ठीक है, इसको जूम करके जब हमने देखा तो इसके अंदर एक्चुअली जो एटम थे, यहाँ पर आयरन के जो एटम थे, ये मतलब कि आप समझ लो स्टार स्टार जो भी है ये एटम है, तो इनके सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि आयरन की रॉड है, सब पार्टिकल आयरन के हैं, ओके। यहाँ पर सारी हर चीज जो है वो आयरन 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 ही है, ठीक है, जितने आप कर सकते हो उतने यहाँ पर आयरन ही है। तो यहाँ पर मोनो एटोमिसिटी मतलब कि एटोमिसिटी हो जाएगी 1, मोनो एटोमिसिटी। अब जैसे कि आपका होता है O2 होता है, ठीक है, तो O2 क्या करता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक ऑक्सीजन है, राइट क्लिक मान लो आप ऑक्सीजन है, ये कंबाइन कर लिया दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये इन्होंने कंबाइन कर लिया, बीच में मैं कंबाइन कर देता हूँ ऐसे। अभी ये जो बन गया है आपका O2 बन गया है, तो यहाँ पर एक ये नया कंपाउंड है, ठीक है, ये एक बिल्कुल एक अलग कंपाउंड हो गया है, ठीक है, ये अलग एक मॉलिक्यूल है, इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर O2 होने के कारण यहाँ पर हम लिख देते हैं एटोमिसिटी विल बी 2। ओके, लेट्स मूव ऑन। Excuse me, sir. यस Sir, do all metals have monoatomicity? सॉरी, It means all the metals are monoatomic. ओके, ऑल द मेटल्स आर मोनोएटॉमिक जनरली, Okay, sir. ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका गोल्ड है वो अर्थ क्रस्ट में ऐसे ही मिल जाता है, गोल्ड गोल्ड से कंबाइन हुआ मिल जाता है, आयरन की रॉड्स मिलती है तो आयरन आयरन से ही कंबाइन होके ऐसा ही रहता है, तो वो यस मोनो एटॉमिक ही होते हैं मोस्टली मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो वो किसी के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो तब आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस एक मॉलिक्यूल के अंदर, कितने एटम्स प्रेजेंट है, तब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। Okay, sir. Thank you. ओके, अब जैसे कि तन्वी इज आस्किंग ओजोन होता है, ठीक है, ओजोन होता है O3, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन? पॉलीएटॉमिक। ओके, नहीं आप बता सकते हो काउंट करके, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, O3 में 3. सिंपली, Triatomic. ठीक है, ठीक है, O3 जो होता है उसमें क्या होता है, 3 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और फिर ये बनाता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मॉलिक्यूल मैंने ये बना दिया, एक गोला कर देता हूँ तो मॉलिक्यूल बन गया है ये,
तो इसमें आप पता करो कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये 1 2 और 3 काउंट कर लो सिंपली, ये मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ओके, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड्स कंटेन्स एटम ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि आपका वाटर हो गया, तो वाटर में क्या क्या है आपका, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। किस रेशियो में, मतलब कि कितने एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं। अमोनिया है आपका NH3, उसमें क्या होता है, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। किस रेशियो में है, मतलब कितने हैं, तो 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, सिंपली 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन। नाइट्रिक एसिड आपका HNO3, तो इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स आपको याद होने चाहिए जितने भी मैंने प्रेजेंटेशन में लिखे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है और ये चीजें। ओके, लास्ट थिंग आयंस। आयंस क्या होते हैं, तो हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है, टाइम इज लेस देन 1 मिनट। चलो ठीक है, तो आयंस को हम कल ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ओके, संडे डिस्कशन भी बाकी। या संडे को जो टेस्ट हो रहा है उसमें मेरे पोर्शन में यही चैप्टर आएगा, सिंपली दिस। और मैं अभी इसकी प्रेजेंटेशन आपको सेंड कर देता हूँ। आज का सेशन मैं रखता हूँ। यस जय सर, वो नहीं, संडे टेस्ट भी बाकी है डिस्कस करना। यहाँ तक के आने वाला है ना। ओके, हाँ चलो ठीक है, हम संडे टेस्ट जो बाकी है वो